साइंटिफिक रेवोल्यूशन 16th और 17th सेंचुरी यूरोप में हुआ था। ये एक ऐसा समय था जब लोग पुराने बिलीफ्स और आइडियाज़ पर सवाल करने लगे और एक नई तरह से दुनिया को देखना शुरू किया। 16th-17th सेंचुरी ऐसा समय था जब बहुत सारी रिमार्केबल डिस्कवरीज, कई न्यू थ्योरीज और एडवांसमेंट्स देखे गए साइंस की दुनिया में। इसकी वजह से ट्रेडिशनली सोचने की जगह लोगों ने प्रैक्टिकली सोचना शुरू किया। ग्रीक व्यू जिसने साइंस को डोमिनेट किया था 2000 सालों तक, अब वो बदलना शुरू हो गई थी। अब साइंटिफिक रेवोल्यूशन को समझने के लिए पहले हम ये जान लेते हैं कि इसके पहले लोग क्या सोचते और समझते थे। एरिस्टोटल, जो कि एक फिलोसोफर थे, उन्होंने बताया कि यूनिवर्स 4 एलिमेंट से बना है: अर्थ, एयर, फायर एंड वाटर। और बाकी जो भी कुछ हम देखते हैं वो सब इन सारे एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है। और जो सेलेस्टियल रीजन है वो एक और 5th एलिमेंट ईथर से बना है, जो कभी भी चेंज नहीं होता और नेचुरली मूव करता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। साइंटिफिक रेवोल्यूशन के पहले दुनिया में एंशिएंट ग्रीक्स और मेडिवल चर्च की टीचिंग्स डोमिनेट करती थी। इतना ही नहीं, लोगों ने जियोसेंट्रिक मॉडल को सच मान लिया था, जिसमें अर्थ सेंटर में था और सारे प्लैनेट्स और सन धरती के चक्कर काट रहे थे। कोई भी एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं थी फिजिक्स के लॉज की और नेचुरल वर्ल्ड के बारे में, और लोगों का ये मानना था कि भगवान सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं। रिनेसेंस, जो इटली में 14th सेंचुरी में शुरू हुआ, एक कल्चरल मूवमेंट था जिसमें फोकस किया गया ह्यूमैनिज्म पे, यानी कि ह्यूमंस की वैल्यू और वर्थ पे। इसका बिलीफ था कि लोग अपने पास्ट से सीख सकते हैं और ऑब्जर्वेशन करना की था दुनिया को समझने के लिए। इसकी वजह से लोगों का इंटरेस्ट फिर से जाग गया साइंस को समझने के लिए। ब्रिटिश एम्पिरिसिज्म टर्म का इस्तेमाल फिलोसॉफिकल डिफरेंसेस, जो कि इनके 2 फाउंडर्स फ्रांसिस बेकन, जिन्हें एम्पिरिसिस्ट, और रेने डेस्कार्ट्स, जिन्हें रैशनलिस्ट कहा गया है। इन्वेस्टिगेशन मेथड, जो कि सर फ्रांसिस बेकन ने डेवलप किया और उसे अपनी बुक नोवम ऑर्गेनम 1620, या फिर जिसे न्यू मेथड भी कहकर बुलाया जाता है, उसने पब्लिश किया, और जिसने एरिस्टोटल्स ऑर्गेनम को रिप्लेस करना था। इस मेथड को साइंटिफिक मेथड भी कहा जाता है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑब्जर्वेशंस करना, हाइपोथेसिस बनाना, उसे एक्सपेरिमेंट्स के जरिए टेस्ट करना और उसके बेसिस पर कंक्लूजन्स ड्रॉ करना, ये पूरा एक प्रोसेस है। रेने डेस्कार्ट्स, जो कि फिलोसोफर और मैथमेटिशियन है, और उन्हें फेमसली जाना जाता है उनके स्टेटमेंट आई थिंक देयरफॉर आई एम, इन्हें की फिगर कंसीडर किया जाता है मॉडर्न फिलोसफी की डेवलपमेंट के लिए। इनका मानना था कि रीज़न, रैशनलिस्ट और लॉजिक के बेसिस पर हम दुनिया को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अब जानते हैं साइंटिफिक रेवोल्यूशन के कुछ की थिंकर्स के बारे में। अर्ली 16th सेंचुरी एक पोलिश एस्ट्रोनॉमर जिनका नाम निकोलस कोपरनिकस है, बताते हैं कि अर्थ और बाकी सारे प्लैनेट्स सन को ऑर्बिट करते हैं, जिसे हीलियोसेंट्रिक मॉडल कहा जाता है। इसके बाद गैलीलियो गैलीली, जो कि एक इटालियन एस्ट्रोनॉमर हैं, इन्होंने यूनिवर्स को ट्रेडिशनली देखने, यानी कि अर्थ सेंटर में है, इसे चैलेंज किया। इन्होंने अपना टेलीस्कोप यूज़ किया जो इन्होंने खुद बनाया था, और जुपिटर के मून्स को ऑब्जर्व किया और ये प्रूव किया कि अर्थ नहीं बल्कि सन के अराउंड प्लैनेट्स ऑर्बिट करते हैं, और इसे हीलियोसेंट्रिक मॉडल को सपोर्ट किया। ये यहाँ पर नहीं रुकता है, बल्कि एक जर्मन मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर जोहानेस केपलर ने लॉज ऑफ प्लानिटरी मोशन को डिस्कवर किया और ये बताया कि प्लैनेट्स एलिप्स में सन के अराउंड ऑर्बिट करते हैं, ना कि परफेक्ट सर्कल्स में। केपलर के काम की वजह से हीलियोसेंट्रिक मॉडल को और प्रूव किया जा सकता था। सर आइजैक न्यूटन ने लॉज ऑफ मोशन और लॉ ऑफ ग्रेविटी को डेवलप किया था और प्लैनेट्स और अर्थ पर ऑब्जेक्ट्स के मूवमेंट को एक्सप्लेन किया। न्यूटन की बुक प्रिंसिपिया, जो कि 5 जुलाई 1687 में पब्लिश हुई, और इसमें हेली की फाइनेंशियल हेल्प भी थी। न्यूटन ने लैटिन वर्ड ग्रेविtas, वेट का यूज़ किया, जिसे आज हम ग्रेविटी कह के बुलाते हैं, और लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन को डेवलप किया। लेकिन न्यूटन को बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया अकल्ट एजेंसीज, यानी कि मैजिक को साइंस में इंट्रोड्यूस करने के लिए। न्यूटन का पोस्टुलेट जो बताता है कि एक इनविजिबल फोर्स है जो कि बहुत वास्ट डिस्टेंसेस पर एक्ट कर सकती है, जिसे ग्रेविटी का नाम दिया। लेकिन 1713 में प्रिंसिपिया के 2nd एडिशन में न्यूटन ने फर्मली सारे क्रिटिसिज्म्स को रिजेक्ट करके कंक्लूड किया जनरल शोलियम, जो कि एक ऐसे था जिसमें उन्होंने कहा कि आई फ्रेम नो हाइपोथेसिस, या फिर हाइपोथेसिस नॉन फिंगो।
अब ऐसा नहीं है कि इस टाइम पीरियड में जो भी चेंजेस आए उसकी वजह से साइंटिफिक इंडस्ट्री पूरी तरह बदल गई। ये एक ऐसा टाइम पीरियड था जब ड्रास्टिक चेंजेस आए साइंस को लेके। ग्रेविटी एक ऐसा फिनोमेना है जिसे आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी भी एक्सप्लेन करती है, लेकिन फिर भी आज भी हमें नहीं पता कि ग्रेविटी एक्चुअल में क्या है। अब ये तो सिर्फ फिजिक्स की बात हुई, लेकिन बायोलॉजी और केमिस्ट्री में भी काफ़ी चेंजेस देखने को मिले। बायोलॉजी में भी सिग्निफिकेंट एडवांसेस देखने को मिले। साइंटिस्ट ने नई टेक्निक और टूल्स डेवलप किए लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने के लिए। लेकिन इस समय एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन हुई थी और वो थी माइक्रोस्कोप, जिसकी वजह से साइंटिस्ट सेल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिटेल में पढ़ पाए। एक और मेजर डेवलपमेंट बायोलॉजी में हुई थी, वो थी डिस्कवरी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, जिसे विलियम हार्वे ने डिस्कवर किया था। हार्वे के काम की वजह से पता चला कि हार्ट रिस्पॉन्सिबल था ब्लड को बॉडी में पंप करने के लिए, और ब्लड एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ट्रैवल करता है। उसी तरह केमिस्ट्री में भी काफ़ी एडवांसमेंट देखने को मिली। शिफ्ट अवे जो कि अल्केमी है, इसे हिस्टोरिकली प्रैक्टिस किया जाता था चाइना, इंडिया और यूरोप में। ये एक डोमिनेंट अप्रोच थी सेंचुरीज तक मेटल्स को स्टडी करने के लिए। एल्केमिस्ट ने काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज की थी, लेकिन उनके मेथड्स अनसाइंटिफिक थे और एम्पिरिकल एविडेंस में कम थे। लेकिन केमिस्ट जैसे कि रॉबर्ट बॉयल एंड एंटोइन लेवोइज़ियर ने न्यू मेथड्स डेवलप किए गैसेस और केमिकल रिएक्शंस की प्रॉपर्टीज को मेजर करने के लिए। बॉयल्स को क्रेडिट दिया जाता है बॉयल्स लॉ की डिस्कवरी के लिए, जो वॉल्यूम और प्रेशर के बीच रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करती है। लेवोइज़ियर को फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है। उनको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और न्यू केमिकल एलिमेंट्स की डिस्कवरी करने के क्रेडिट दिया जाता है। अब इस टाइम पीरियड के बाद से आज तक नई साइंटिफिक डिस्कवरीज होती रही हैं। इस टाइम पीरियड में कई सारी चीज़ें साथ में हो रही थी, जैसे कि द 30 Years वॉर जो 1618 से 1648 तक चली। इसमें ज़्यादातर यूरोप इन्वॉल्व था। द इंग्लिश सिविल वॉर जो इंग्लैंड में 1642 से 1651 तक लड़ी गई। द ग्लोरियस रेवोल्यूशन जो अगेन यूरोप में हुआ 1688 में। द फ्रेंच रेवोल्यूशन जो फ्रांस में हुआ फ्रॉम 1789 टू 1799। अब इन पॉलिटिकल एस्पेक्ट से हमें ये पता चलता है कि उस समय बहुत रेसिज्म था, क्लास डिफरेंसेस बहुत हाई थे, औरतों को इक्वल राइट्स नहीं मिल रहे थे। ओवरऑल सोसाइटी बहुत स्ट्रगल कर रही थी और इन सब का असर काफ़ी सालों तक चला। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन भी बनाए गए और जो सबसे पहले साइंटिफिक सोसाइटी थी वो द रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन थी। उसी तरह से फ्रांस एकेडमी ऑफ साइंसेज 1666 में स्टैब्लिश हुई। अब इंडिया में 16th सेंचुरी में मुगल एम्पायर ने मोस्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट को कैप्चर कर लिया था और अब ये बिगेस्ट ग्लोबल इकोनॉमी और मैन्युफैक्चरिंग पावर बन रहा था। इसलिए 1600 में स्टैब्लिश्ड ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ अपनी मोनोपोली बनाने में लगी थी। 17th सेंचुरी का फर्स्ट हाफ इंडिया में एक एरा ऑफ प्रोग्रेस और ग्रोथ का था। अब साइंटिफिक रेवोल्यूशन के पहले कई डिस्कवरीज हुई इंडिया में, जैसे कि मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्टा ने बहुत पहले ही ट्रिग्नोमेट्री और एस्ट्रोनॉमी में सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस किए और जीरो का कंसेप्ट डेवलप किया। इस साइंटिफिक रेवोल्यूशन के पहले कई डिस्कवरीज थी जो लोगों को पता नहीं थी, और इस टाइम पीरियड के बाद कई नोटेबल डिस्कवरीज हुई जिनकी वजह से आज हम इतने एडवांस हुए। ओवरऑल साइंस इंडस्ट्री ने मैसिव ग्रोथ देखी और वो आज भी कंटिन्यू हो रही है।